बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन है कि भाषा केवल व्याकरण के नियम याद करने से सीखी जाती है। ऑप्शन बी है कि भाषा का विकास सार्थक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग से होता है। ऑप्शन सी है कि भाषा सीखने के लिए केवल पाठ्यपुस्तक पर्याप्त है। ऑप्शन डी है कि भाषा सीखने में बच्चे की पूर्व भाषाई जानकारी का कोई महत्व नहीं है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। लिखा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त कथन होगा। तो सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है, इसमें लिखा है भाषा केवल व्याकरण के नियम याद करने से सीखी जाती है। नियम को याद करने से बिना प्रयोग करे हो नहीं सकता, और केवल व्याकरण लिखा है तो इसलिए भी समझना, क्या ऐसा है कि जिन्हें व्याकरण नहीं आता वो भाषा ही नहीं बोल सकते। कोई बच्चा है तो बिना व्याकरण के भी तो बच्चा भाषा बोलता है। दूसरा है कि भाषा का विकास सार्थक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग से होता है। या ये हो सकता है कि भाषा का विकास सार्थक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग से हो। ठीक है। तीसरा है कि भाषा सीखने के लिए केवल पाठ्यपुस्तक पर्याप्त है। मतलब भाषा को सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक के अलावा मतलब केवल पाठ्यपुस्तक ही पर्याप्त है और कुछ नहीं पर्याप्त। मतलब जो एनवायरनमेंट है क्या उसका कोई रोल नहीं है, तो ऐसा तो नहीं, ये तो वेगोत्स्की के नियम के खिलाफ हो जाएगा, है ना। तो चौथा है कि भाषा सीखने में बच्चे की पूर्व भाषाई जानकारी का कोई महत्व नहीं है। मतलब पूर्व भाषाई जानकारी का मतलब इससे पहले जो उसको भाषा का पर्याप्त है, आगे की भाषा सीखने में क्या पिछली वाली जो भाषा उसने सीखी थी उसका क्या महत्व नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। भाषा एक क्रमिक विकास है। ठीक है, पहले आपको 4 वर्ड आते रहे होंगे भाषा के, उसी भाषा के फिर आगे आपको 20 आएंगे, फिर 40 आएंगे, इस तरह से बढ़ते रहते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन क्या जाएगा, सबसे सही ऑप्शन क्या जाएगा आपका कि भाषा का विकास सार्थक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग से होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। फिर देखें आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा पढ़ते समय बार बार शब्दों का गलत उच्चारण करता है, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चे को पूरी कक्षा के सामने डांटना चाहिए। ऑप्शन बी है कि उसे पढ़ने से कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। ऑप्शन सी है कि केवल कठिन शब्दों को 10-10 बार लिखवाना चाहिए। ऑप्शन डी है कि उसकी कठिनाई का कारण समझकर संदर्भ और अभ्यास के माध्यम से सुधार का अवसर देना चाहिए। बताइए क्या ऑप्शन होगा, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए बार बार शब्दों का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे। आप उस जगह होते, आप टीचर हैं मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात आपको ये 1 सेकंड 2 सेकंड में देना। आप जब पढ़ रहे हो उस समय कुछ वर्ड होते हैं, उनको टैग वर्ड बोल सकते हो आप, कि उन वर्ड को पकड़ना सीखो। जैसे यहाँ पर कहीं लिखा है केवल, कहीं पर क्या लिखा है केवल, ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं, तो इन शब्दों को पकड़ना, देखिए इनको पकड़ना ज़रूरी है। और देखिए यहीं पर एक शब्द लिखा है कि अवसर, क्या लिखा है, सुधारों का अवसर देना। तो अवसर देने का ही काम तो है, आप उसको मौका नहीं दोगे तो वो कैसे सीखेगा। तो आंसर क्या जाएगा, यही सही होगा कि उसकी कठिनाई का कारण समझ करके। क्यों ये गलत होगा, क्योंकि केवल कठिन शब्दों को 10-10 बार लिखवा लेने से बच्चे को भाषा नहीं आ जाएगी ना। बार बार शब्दों को गलत लिखा लेने से, 10 बार लिख लेने से उसको पढ़ना नहीं आएगा। पढ़ते समय लिखा ना तो पढ़ना नहीं आ जाएगा। उसे पढ़ने से कुछ समय के लिए रोक देने से, अगर 10 मिनट के बाद कह दो पढ़ना है लेकिन उसे पढ़ना ही नहीं आता तो वो फिर भी नहीं पढ़ पाएगा। बच्चे को पूरे कक्षा के सामने डांट देने से बच्चा दोबारा पढ़ने के लिए खड़ा भी नहीं होगा। अभी तो उसकी 2 ही गलती हो रही थी, आगे 4-5 गलती होने लगेंगी, है ना। तो ठीक है, राइट आंसर क्या है, डी है, उसकी कठिनाई का कारण समझकर संदर्भ और अभ्यास के माध्यम से सुधार का अवसर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है। तो मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए है बच्चों को किसी विषय पर अपने विचार समूह में व्यक्त करने देना।
ऑप्शन बी है कठिन शब्दों की सूची याद करवाना, पाठ की पंक्तियां बार बार लिखवाना, केवल व्याकरण के नियम लिखवाना। बताइए क्या आंसर सही होगा। तो देखिए क्या पूछा है कि मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि। तो सबसे पहले देखो वो टैग वर्ड पढ़ो, तो केवल व्याकरण के नियम लिखवाना, लिखवा लेने से क्या मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होगी? नहीं होगी। पंक्तियों को भी बार बार लिखा लेने से इसके अंदर मौखिक बोलना तो नहीं आ जाएगी, ये तो लिखने की कला है ना, और ये भी लिखने की ही कला थी। कठिन शब्दों की सूची याद करना, अगर कठिन शब्द की सूची वो याद करेगा तो अभिव्यक्ति जो होगी वो कैसे, वो तो सिर्फ जो याद किया है रटा है, वो रटने की क्रिया जो भी है पूरे एजुकेशन सिस्टम में वो गलत मानी जाती है, वो नेगेटिव होती है ना। तो याद नहीं कराना है, तो क्या करना है, तो बच्चों को किसी विषय पर अपने विचार समूह में व्यक्त करने देना है। अपने विचार समूह जो उसका विचार है उसको व्यक्त करने ही देना, यही सबसे सही है, जिससे क्या होगा मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होगी। जब उसको अपने मन के अपने हिसाब से बोलने दोगे, अपने विचार को वो कह पाएगा, तभी उसके अंदर बोलने की प्रक्रिया आएगी, ठीक है, तभी वो सीख पाएगा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़ने के बाद पूछता है, यदि आप कहानी के मुख्य पात्र की जगह होते तो क्या करते और क्यों। ठीक, तो अब इससे क्या होगा, अब टीचर ने ये चीज़ कही तो अब मुख्य रूप से किस क्षमता के विकास में सहायक है ये बात। तो ऑप्शन ए है केवल शब्द पहचानना, केवल उच्चारण पहचानना, कल्पनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन करना और केवल वर्तनी का ज्ञान होना। ये बच्चे के क्षमता के किस विकास में सहायक है। तो किस तरह का विकास होगा, शब्द का पहचान, अगर वो पात्र की जगह होता तो क्या करता, ये बात उनको दिया गया, तो इससे क्या डेवलपमेंट होगा। शब्द की पहचान तो नहीं हो सकती, शब्द की पहचान कैसे हो जाएगी, वो अपनी जगह उस चीज़ को सोच रहा है, तो सोचना क्या हुआ, कल्पना करना हुआ, इमेजिन करेगा, चिंतन करेगा, तभी वो क्या करेगा, क्यों का जवाब और क्या का जवाब दे पाएगा। सीधी सी बात है, क्यों और क्या का जवाब तभी दे पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। हिंदी भाषा की कक्षा में किसी बच्चे द्वारा अपनी स्थानीय बोली के शब्दों का प्रयोग करना शिक्षक को किस प्रकार देखना चाहिए। आप मान लीजिए कहीं सिलेक्ट हुए और वो स्थानीय भाषा अपने बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, भाषा सीखने में बाधा के रूप में आप देखेंगे उसको, या ये समझेंगे कि बच्चे की भाषाई पृष्ठभूमि के संसाधन के रूप में है ये, मतलब इसका जो भाषाई पृष्ठभूमि है उसी के संसाधन के रूप में उसको आप देखेंगे, या अनुशासनहीनता के रूप में कि बच्चा जो बोली बोल रहा है, मतलब अपने यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज बोल रहा है वो अनुशासनहीनता है, या आप ऐसी गलती के रूप में जिसे तुरंत दंड देकर समाप्त करना चाहेंगे कि अब दोबारा बोलना नहीं है आपको अपनी बोली, क्या करेंगे आप। तो सीधी बात है, दंड तो देना होता ही नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो देना ही नहीं होता। भाषा सीखने में बाधा के रूप में बोली बाधा नहीं होती, बल्कि बोली भाषा के विकास में सहायक होती, क्योंकि बोली से भाषा, भाषा से राजभाषा ही बनती है, राष्ट्रभाषा से देश भाषा। दूसरा है कि बच्चे की भाषाई पृष्ठभूमि के संसाधन के रूप में, ये ठीक है, हो सकता है, और हो क्या सकता है, यही है ही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि अनुशासनहीनता होगी नहीं, वो अनुशासनहीनता तो ना होगा, अनुशासनहीनता है क्या, कोई अगर बोली बोल दिया तो, बोली का मतलब अपने यहाँ की लोकल नेटिव लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, किसी भी शब्द के जो आगे प्रयोग हो, शब्द के जब आगे कोई प्रयोग होता है, किसी भी शब्द के आगे जो प्रयोग होता है वो उपसर्ग होता है, मूल शब्द के, है ना, आगे जुड़ करके एक नया अर्थ देता है, उपसर्ग होता है। तो मिठास में कोई शब्द है जो मूल शब्द में आगे जुड़ा है, इसमें मूल शब्द क्या है, मीठा धन आस, मिठास, तो इसमें तो आस क्या है, प्रत्यय है, और मानवता में मानव धनता, तो ये ता क्या है, प्रत्यय है। अनुशासन में अगर देखें तो क्या होगा, अनु क्या होगा, अनु लिखा है पहले और फिर क्या लिखा है, मूल शब्द है शासन, तो अनु उपसर्ग हो गया। अब नेक्स्ट है कि सुंदरता में प्रत्यय क्या है, तो सुंदरता में सुंदर धनता, तो ता क्या है, प्रत्यय हो गया। ठीक है, मिठास वाला क्वेश्चन प्रत्यय नाम से बहुत पूछा जाता है,
और अनुशासन वाला आपका उपसर्ग नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर इसमें क्या सही होगा आपका? अनुशासन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है? इसमें टाइम आपको दे रहे हैं, बताइए सोच के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तत्सम तद्भव के जोड़े में आपको देखना है, ना कि तद्भव तत्सम के। ठीक है, इसी क्रम में जोड़ा होना चाहिए। इधर का जो हो वो तत्सम हो और इधर जो लिखा हो वो क्या? तद्भव हो। तत्सम क्या कहते, किन शब्द को तत्सम कहते हैं? संस्कृत से सीधे आए हुए शब्द तत्सम है। तत्धनसम वो तो अग्नि और आग, दुग्ध और दूधिया, कर्ण और कान्हा, हस्त और हथेली। बताइए, याद रखना तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे आए हुए हैं। तद्भव वे शब्द हैं जो मूल भाषा में बदलाव के साथ हुए हैं। मतलब तत्सम में संस्कृत के भाषाओं से जो बदलाव के साथ आए हुए हैं, जो अपभ्रंश रूप लेकर के आए हुए हैं, ठीक है, वो तद्भव हैं। बताइए, तो देखिए, अच्छा पहला ऑप्शन क्या है? अग्नि आग। अग्नि क्या तत्सम है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। आग तद्भव है क्या? किसका? अग्नि का। हाँ है। तो पहला तो सही है, ये चीज़ है। अब तीनों और देख लेते हैं। दुग्ध क्या है? दुग्ध का दूधिया होगा क्या? दुग्ध तो दूध को कहते हैं और दूधिया दूध देने वाले को कहते हैं, तो दुग्ध को दूध होता है क्या? तद्भव। और कर्ण लिखा है अगला, तो कर्ण का कान्हा लिखा हुआ है, तो क्या सही है? कर्ण का कान्हा होता है क्या? तो कर्ण का कान्हा नहीं होता, तो क्या होता है? कर्ण का कान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हस्त का हथेली होता है क्या? हस्त तो क्या है? तत्सम है क्या? हस्त तो तत्सम है, तो हथेली क्या है? हथेली तो नहीं है हस्त का। हस्त माने हाथ, है ना? सुना होगा ना, हस्ताक्षर, हस्तधन अक्षर, हस्ताक्षर। तो हस्त का हस्त तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? हस्त का हाथ होगा। और हथेली का क्या होता है? हथेली का तत्सम क्या होगा? तो हथेली का तत्सम होगा हस्ततली। हस्ततली, ठीक है, हस्ततली, हस्ततली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित वाक्य में नीला कौन सा पद है? नीला पद कौन सा है? ठीक है, तो आकाश में नीले बादल छाए हुए हैं, तो नीला इसमें कौन सा पद है? ये संज्ञा है नीला, सर्वनाम है कि विशेषण है, या क्रिया विशेषण? आकाश में नीले बादल छाए हुए हैं, तो नीले बादल किसकी विशेषता है? बादल की। कलर बता रहा है कौन सा? नीला। तो क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो ऑप्शन क्या सही होगा? विशेषण सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? विद्यालय, महर्षि, सद्गुण, जगन्नाथ। ठीक है, इसका एक ऑप्शन गलत है, ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, महर्षि नहीं होगा, महर्षि नहीं होगा, महर्षि की जगह में ये मनोज है। ठीक है, क्या है? मनोज। ठीक है, मनोज है ये। तो अब बताइए, विद्यालय, ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी मनोज, ऑप्शन सी सद्गुण, ऑप्शन डी जगन्नाथ। तो इनकी संधि आपको आती होगी तो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो विद्यालय का क्या होता है? विद्याधनालय, है ना? विद्याधन आलय, विद्यालय। मनोज का क्या होगा? मनःधन, आज मनोज। सद्गुण का क्या होगा? शतधन गुण। जगन्नाथ का क्या होगा? जगत धन, जगत धन नाथ, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये क्या है? विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है, तो बचा क्या? ये विद्यालय। ये क्या है? स्वर संधि है। इससे पहले आप व्याकरण वाली सीरीज में देखिए 3 ही 4 चैप्टर पढ़े हुए हैं, लेकिन वो सफिशिएंट है, बहुत सही चैप्टर है। उसके बाद आप देखिएगा, समझिएगा, जो गलत सही हुआ है वो बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है? क्या है? द्वंद्व समास है। राजपुत्र में, नीलकमल में, माता पिता में, यथाशक्ति में। बताइए
किसमें क्या पूछा है कि द्वंद्व समास किसमें है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा, चलिए बताते हैं। राजपुत्र का अर्थ क्या है, राजा का पुत्र, ठीक है। नीलकमल क्या है, नीला है जो कमल, नीलकमल, है ना। माता पिता में क्या है, माता पिता क्या है, बीच में जब क्या लिखा हो, ठीक है, तो माता पिता, है ना। तो ये माता पिता क्या होगा, द्वंद्व समास होगा यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। ये क्या अव्ययी समास हो गया, है ना। राजपुत्र जो है ये क्या तत्पुरुष हो गया। नीलकमल क्या होगा, नीलकमल आपका क्या होगा, कौन सा समास होगा। अच्छा नीलकमल तो आप बता लीजिएगा, नीलकंठ बताइए। ये मैंने आपको समास वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया कि जब नीलकंठ आए तो क्या होना चाहिए। तो देखते हैं आपने लिटरेचर देखा है कि नहीं, जो है आंसर बताइए कि नीलकंठ का क्या होगा। ठीक, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। अगर सही लगें तो फिर नेक्स्ट अगली क्लास, अगर सही लगे तो फिर अगला मॉक टेस्ट लेके हम जल्दी मिलेंगे आपसे। थैंक यू।